हेलो दोस्तों, गुरुकुल पीसीएस की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपके सामने आर्थिक सर्वेक्षण जो हमारा चल रहा है उसका भाग 6 लेकर के आए हैं। इसके पहले हम आर्थिक सर्वेक्षण के भाग 5 तक आपको कंप्लीट करा चुके हैं। अगर आपको सारी वीडियो एक साथ चाहिए तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा, जिसमें हमने भाग 1 से लेकर भाग 5 तक की वीडियो आपको पूरी करवा दी है। आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं आर्थिक सर्वेक्षण का भाग 6। आर्थिक सर्वेक्षण भाग 6। थोड़ा इसको ढंग से देखिएगा, क्योंकि जो इकोनॉमिक्स वाली चीजें होती हैं वो थोड़ी डिफिकल्ट पड़ती हैं। हो सकता है आपको एक आध बार याद करने में भी परेशानी पड़े, लेकिन धीरे धीरे करके आप अगर कोशिश करेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये आपका है, आर्थिक सर्वेक्षण बैंकिंग और संस्थागत वित्त भाग 6। चलिए, पहला प्रश्न आपसे यहाँ से बन सकता है कि उत्तराखंड में भारतीय स्टेट बैंक राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति उत्तराखंड का संयोजक बैंक है। यानी उत्तराखंड में भारतीय स्टेट बैंक जो है वो राज्य स्तरीय बैंकर समिति का क्या है, संयोजक बैंक है, यानी कोऑर्डिनेटर बैंक है। ठीक। उसके बाद नेक्स्ट बहुत ही बढ़िया प्रश्न आपसे निकल के यहाँ से आ सकता है कि राज्य में कुल लीड बैंकों की संख्या कितनी है। तो राज्य में कुल लीड बैंकों की संख्या कितनी है? 3। एसबीआई, पीएनबी और बैंक ऑफ बड़ौदा। पहला आपका है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दूसरे नंबर पर आपका है पंजाब नेशनल बैंक, तीसरे नंबर पर आपका है बैंक ऑफ बड़ौदा। तो थोड़ा सा जो है हम इसको डिस्कस भी कर लेते हैं कि लीड बैंक होता क्या है। लीड बैंक की स्थापना एक्चुअली की गई थी 1969 में की गई थी। क्यों की गई थी? ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में, ग्रामीण व पिछड़े इलाकों में, पिछड़े इलाकों में बैंकिंग सुविधा को बढ़ाने के लिए, बैंकिंग सुविधा को बढ़ाने के लिए। ये प्रश्न आपका इकोनॉमिक्स में पूछा भी जाता है, सुविधा को बढ़ाने के लिए। ठीक। कब आई थी? 1969। और इसके तहत जो है उत्तराखंड में जो लीड बैंकों की संख्या कितनी है? 3। अब ये 3 जो लीड बैंक हैं, इन 3 लीड बैंकों को जो है अलग अलग जो आपके जिले हैं उनकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। जैसे जो आपका भारतीय स्टेट बैंक है, एसबीआई है, ठीक, इसको जो है 9 जिलों के कार्य को आवंटित किया गया। मतलब इसको जो है 9 जिलों के डेवलपमेंट का कार्य दिया गया है। लीड बैंक जो होते हैं, अगर जैसे किसी बैंक को लीड बैंक घोषित कर दिया जाता है वो डिस्ट्रिक्ट के लिए, तो उस डिस्ट्रिक्ट के डेवलपमेंट का जो कार्य है वो उस बैंक के द्वारा किया जाता है। तो ऐसे ही एसबीआई को जो है 9 जिलों के कार्य को आवंटित किया गया है। कौन कौन से जिले हैं? उत्तरकाशी, टिहरी, पौड़ी, चमोली, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत। याद करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है आवश्यकता? अभी आपको बताऊंगा, पहले देख लीजिए। उसके बाद पंजाब नेशनल बैंक आपका जो है, इसको जो है 2 जिलों का दिया गया है, देहरादून और हरिद्वार। इसी प्रकार से बैंक ऑफ बड़ौदा जो है इसको दिया गया है नैनीताल और यूएस नगर। आप केवल पीएनबी का याद कर लीजिए, दूसरा आप बीओबी का याद कर लीजिए। पीएनबी में कौन सा है आपका? हरिद्वार और देहरादून। और बैंक ऑफ बड़ौदा में आपका है नैनीताल और यूएस नगर। ठीक है। बाकी जितने भी 4 आपके 4 बैंक 4 डिस्ट्रिक्ट के हो गए, और इसमें से -9 जो आपके हो गए वो एसबीआई के हो गए। तो थोड़ा अगर आप स्मार्टली पढ़ेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी पढ़ाई करने में। ठीक है। ये नहीं कि ये सारे रटने लग गए आप जितने हैं, इनको भी ये जो है 9 बैंकों को रटने लगे। बस आप ये बस ध्यान देना कि एसबीआई के तहत जो है 9 जिले हैं, पीएनबी के तहत 2 जिले हैं और बीओबी के तहत 2 जिले हैं। इसमें से आप केवल पीएनबी याद कर लीजिए, बैंक ऑफ बड़ौदा याद कर लीजिए, बाकी छोड़ दीजिए। ठीक। बाकी ऑटोमेटिक आपकी किसमें आ जाएंगे? वो एसबीआई के अंदर आ जाएंगे। ठीक। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारतीय रिजर्व जो बैंक है उसके डायरेक्शन के अनुसार राज्य स्तरीय बैंकर समिति ने एक पोर्टल जारी किया है। इस पोर्टल का नाम है रिवैम्प पोर्टल। क्या नाम है? रिवैम्प पोर्टल, या इसको कहते हैं एसएलबीसी इंडिया पोर्टल। इसका जो उद्देश्य है वो आपका है राज्य के आंकड़ों का संकलन करना। तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है रिवैम्प पोर्टल क्या है, या एसएलबीसी पोर्टल क्या है और इसका उद्देश्य क्या है। ठीक। उसके बाद नेक्स्ट है जो आपके बैंकिंग के कुछ आपके इसमें आंकड़े हैं। पहला आंकड़ा आपका है बैंक की शाखाओं का नेटवर्क, यानी कौन सी बैंक की शाखाएं जो है सबसे ज्यादा है उत्तराखंड में। तो टोटल अगर बैंकों की शाखाओं की बात करी जाए तो टोटल बैंकों की शाखा आपकी है 2572। 2021 का अपर पीसीएस का पेपर उठा के देखिएगा, वहां पर आपसे प्रश्न पूछा गया है बैंकिंग के संदर्भ में
किस बैंक की शाखा सबसे ज़्यादा है, ठीक है? उसमें तो शायद आपका ये था कि आपका सरकारी बैंक की सबसे ज़्यादा है या आपका जो सरकारी बैंक है या प्राइवेट बैंक है या ग्रामीण बैंक है, उसका शाखा का डेटा पूछा था। लेकिन ये डेटा थोड़ा अलग है देखिए, उत्तराखंड में जो है सबसे ज़्यादा जो शाखाएँ हैं वो किसमें है आपकी ग्रामीण क्षेत्रों में। उसके बाद करें हम सबसे ज़्यादा शाखाएँ आपकी हैं शहरी क्षेत्रों में और उसके बाद आपकी हैं अर्ध शहरी क्षेत्रों में। तो आप इसको याद रखिएगा कि उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा जो शाखाएँ हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, उसके बाद आपकी हैं शहरी क्षेत्रों में, उसके बाद आपकी हैं अर्ध शहरी क्षेत्रों में। कुल शाखाओं की संख्या याद करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है? तो जहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, काट रहा हूँ, जहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि ये याद करने की ज़रूरत है, तो उसको याद मत कीजिए, अपनी नोट्स की कॉपी में मत लिखिए उसको। यानी कि पूरा उतार दे रहे हैं, पूरा नहीं उतारना है, ठीक? उसके बाद अगर हम बात करें जिलेवार बैंक शाखाओं का विवरण, तो राज्य में जो है सबसे अधिक शाखाओं वाला जो जिला है वो कौन-सा है आपका? देहरादून। राजधानी है, कॉमन सेंस की बात है, वैसे भी आंसर आप लगा सकते हो और सबसे कम जिलों वाली शाखाओं वाला जो जिला है वो आपका है रुद्रपुर, ठीक? अगर हम शाखाओं की बात करें, तो शाखाओं का जो है घटता हुआ जो क्रम है, बैंक की शाखाओं का जो घटता हुआ क्रम है, यानी सबसे ज़्यादा शाखाएँ आपकी देहरादून में है, फिर उसके बाद यूएस नगर में है, फिर हरिद्वार में है, फिर नैनीताल में है, फिर पौड़ी में है। ठीक है? असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर ज़रूर याद कर लेना, आप आजकल इस प्रकार के सवाल आ रहे हैं। उसके बाद अगर हम असेंडिंग ऑर्डर की बात करें, तो सबसे कम शाखा आपकी रुद्रप्रयाग में है, फिर बागेश्वर में है, फिर चंपावत में है, फिर उत्तरकाशी में है, फिर चमोली में है। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि दोनों में रुद्रप्रयाग और बागेश्वर दोनों में जो है ये 2 ऐसे जिले हैं, जहाँ पर शाखाओं की संख्या न्यूनतम है, यानी ये टाई है इन दोनों के बीच, ठीक है? तो ढंग से ऑप्शन कीजिएगा या तो रुद्रप्रयाग ऑप्शन देगा या वो बागेश्वर ऑप्शन देगा, ठीक? उसके बाद चलते हैं हम एटीएम सुविधा की तहत के की तरफ। एटीएम जो आपके हैं वो उत्तराखंड में सर्वाधिक एटीएम कौन से क्षेत्रों में है? शहरी क्षेत्रों में, उसके बाद आपके हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, उसके बाद आपके हैं अर्ध शहरी क्षेत्रों में। तो एटीएम का जो प्रतिशत है उसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस इतना याद करना है कि उत्तराखंड में सबसे अधिक एटीएम कौन से क्षेत्रों में है? शहरी क्षेत्रों में। उसके बाद कौन से क्षेत्रों में है? ग्रामीण क्षेत्रों में। उसके बाद कौन से क्षेत्रों में है? अर्ध शहरी क्षेत्रों में। ठीक? तो इसको ज़रूर याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट आपका है कि ये वाला पॉइंट याद करने की ज़रूरत है आपको, ये वाले 2 पॉइंट याद करने की आवश्यकता नहीं है, कि जो आरआरबी है, अर्थात उत्तराखंड ग्रामीण जो बैंक हैं को एसबीआई द्वारा क्या किया जाता है? प्रायोजित यानी उत्तराखंड में जो आरआरबी है, वो किसके द्वारा प्रायोजित हैं? एसबीआई द्वारा वो प्रायोजित हैं, ठीक? उसके बाद अगर हम बात करें, इस डेटा को याद रखिएगा, जनपद स्तरीय सहकारी बैंकों का रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और चंपावत को छोड़कर जो है, वो शेष 10 जनपदों में मुख्यालय यानी आरबीसी याद करिएगा, आरबीसी रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और चंपावत, ठीक? उसके बाद अगर हम बात करें, ये आपका है जनपद स्तरीय सहकारी बैंकों में जो है 3 जिलों को छोड़ कर के मुख्यालय 3 जिलों को छोड़ कर के उनके जनपदों में उनका मुख्यालय है और जो राज्य स्तरीय बैंक हैं, इनका पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत, रुद्रप्रयाग को छोड़कर शेष 9 जनपदों में मुख्यालय है। तो देख लीजिएगा इसको भी। उसके बाद ये प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है, अभी तक आया नहीं है, तो प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। राज्य जो सहकारी बैंक की समस्त शाखाएँ जो हैं, पूर्णतः क्या हैं? सीबीएस प्रणाली पर कार्यरत कार्यरत हैं, ठीक? उसके बाद अगर हम बात करें, उत्तराखंड सहकारी बैंक जो है, सहकारी क्षेत्र में नेशनल फाइनेंशियल स्विच से जुड़ने वाला देश का पहला बैंक है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपसे कहीं की परीक्षा में ये प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में पूछा जा सकता है। अब ये होता क्या है देखिए, जिसके द्वारा बैंक के खाता धारक देश के किसी भी स्थान में विद्यमान सभी प्रमुख बैंकों के एटीएम का प्रयोग कर सकते हैं। तो ऐसा करने वाला ये देश का क्या है? पहला सहकारी बैंक है। ठीक? नेक्स्ट चलते हैं, शाखा के आधार पर बैंकिंग आच्छादित और ऋण जमानुपात का ये डेटा है। इसमें पहला-पहला याद करना, बाकी आगे को याद करने की आवश्यकता नहीं है। बाकी 2 नहीं पूछेगा वो। सबसे अधिक बैंकिंग आच्छादित जो जिला है वो आपका है देहरादून। सबसे कम बैंकिंग आच्छादित जिला जो आपका है वो है बागेश्वर। इसमें भी बागेश्वर और रुद्रप्रयाग टाई हैं। उसके बाद हम बात करें, सबसे अधिक जनपद ऋण अनुपात जो सबसे अधिक जो डिस्ट्रिक्ट है जिसमें ऋण जमानुपात मैक्सिमम है वो आपका है यूएस नगर। उसके बाद है चंपावत, उसके बाद है हरिद्वार, उसके बाद है सबसे कम ऋण जमानुपात कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? वो है आपका बागेश्वर, उसके बाद है पौड़ी, फिर उसके बाद है अल्मोड़ा। तो इनको ज़रूर याद कीजिएगा, मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। सबसे अधिक बैंकिंग आच्छादित जो जिले हैं वो आपका देहरादून, यूएस नगर, हरिद्वार। सबसे कम वाले जो आपके हैं वो है बागेश्वर, रुद्रप्रयाग और चंपावत। फिर उसके बाद है सबसे अधिक जो ऋण जमानुपात वाले डिस्ट्रिक्ट हैं वो आपके हैं यूएस नगर, चंपावत, हरिद्वार और सबसे कम ऋण जमानुपात वाले जो जिले हैं वो आपके हैं बागेश्वर, पौड़ी और चंपावत।
इसके बाद इस पॉइंट को हम डिस्कस कर चुके हैं कि आरबीआई ने जो है, जो 6 राष्ट्रीय मानक जो हैं वो निर्धारित किए थे, उसमें से उत्तराखंड के जो बैंक हैं, उन्होंने 3 राष्ट्रीय मानकों पर जो है 3 राष्ट्रीय मानकों के लक्ष्यों को क्या कर लिया है? अर्जित कर लिया है। कौन-कौन से राष्ट्रीय मानक हैं वो? एक तो है प्राथमिक क्षेत्र में अग्रिम, अग्रिम मतलब होता है ऋण, यानी जो प्राथमिक क्षेत्र है उसमें कितना आपको कैसे आपको लोन दिया गया है या लोन का जो टारगेट है उसको कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद है कमजोर वर्ग को जो ऋण दिया गया ऋण है, और महिला जो ऋण है उस जो ये 3 आपके जो क्षेत्र हैं, इनके टारगेट को जो है अर्जित कर लिया गया है, जो रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित किए गए थे। उसके बाद फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात है। पहले देखिए वित्तीय समावेशन होता क्या है? वित्तीय समावेशन का मतलब होता है कि गरीब से गरीब व्यक्ति का गरीब से गरीब व्यक्ति तक बैंकिंग सुविधाएँ पहुँचाना। ये शायद आपके एफआरओ में इससे प्रश्न आया भी था। वित्तीय समावेशन की डेफिनिशन कई बार पूछ ली जाती है, तो उसका ध्यान रखना, ठीक? अब इसके तहत कौन-कौन से प्रोग्राम चलाए गए हैं? तो देखिए इसके अंतर्गत भारत सरकार ने गरीबों तथा साधारण व्यक्तियों के लिए सामाजिक सुरक्षा पहल के रूप में जो है, वो 3 सामाजिक योजनाओं को शुरू किया है। कौन-कौन सी योजना है? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना, ठीक है? तो ये ज़रूर ध्यान रखना कि ये जो 3 सामाजिक सुरक्षा योजना है, इनके नाम ज़रूर याद कर लो। कौन-कौन सी हैं? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, उसके बाद आपकी है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, उसके बाद आपकी है अटल पेंशन योजना। उसके बाद नेक्स्ट है आरबीआई ने क्या रोड मैप दिया था, तो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन इससे बन सकता है। पहले मैं इसको पढ़ दे रहा हूँ, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, आसान भाषा में आपको मैं इसको समझा दूँगा। राज्य में 2000 से नीचे की आबादी के साथ सभी बैंक रहित गाँवों में बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार सितंबर, इसको याद रखिएगा, सितंबर 2020 तक आरबीआई के अंतर्गत ब्रिक और मोटर शाखा तथा व्यावसायिक प्रतिनिधि में समाविष्ट किया जाना था। यानी आरबीआई ने सरकार को यह टारगेट दिया था कि 2000 से नीचे आबादी के जितने भी क्षेत्र उत्तराखंड में हैं, उनको जो है बैंकिंग सेवाओं के अंतर्गत लाना है, और उसके लिए क्या है आपको क्या करना है, ब्रिक और मोटर शाखा मॉडल और जो बैंक मित्र होते हैं, उसके तहत इसको आपको करना था। जो ब्रिक और मोटर शाखा होती है, ऐसा वह ऐसी शाखा आपकी होती है, जो यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं, ऐसी शाखा जो भौतिक स्थान पर उपस्थित होती है। यानी आपके शहर में जहाँ पर भी जो बैंक की शाखा मौजूद होगी फिजिकली, वो कहलाएगी ब्रिक और मोटर शाखा, ठीक? और बैंक मित्र आपका क्या होता है? बैंक मित्र आपका होता है कि इसके अपोजिट एक शाखा आपकी होती है, इसके अपोजिट आपकी एक शाखा होती है जिसको एक बैंक आपके होते हैं, यानी नियो बैंक। नियो बैंक में जो बैंक आपका होता है वो फिजिकली मौजूद नहीं रहता है, यानी ये जो बैंक होता है अपनी सारी जो सेवाएं होता है वो क्या देता है, ऑनलाइन देता है। तो आपसे ये इकोनॉमिक्स में भी प्रश्न आ सकता है, नियो बैंक और आपका ब्रिक और मोटार शाखा क्या होती है, ठीक? उसके बाद आपके बैंक मित्र ऐसे लोग होते हैं जो दूर-दराज के इलाकों में बैंकिंग सेवाएँ पहुँचाते हैं, तो उनको क्या कहा जाता है? बैंक मित्र। तो ये बैंक मित्र किसका उदाहरण हो गया आपका? वित्तीय समावेशन का। किसका उदाहरण हो गया ये? वित्तीय समावेशन का, फाइनेंशियल इंक्लूजन, ठीक है? और वित्तीय समावेशन का जो बहुत बढ़िया एग्ज़ाम्पल है, जो बहुत पहले क्वेश्चन आपका आता था बहुत समय पहले, ज़ीरो बैलेंस खाता, ज़ीरो बैलेंस खाता, ठीक है? तो मैंने आपको समझा दिया है, ठीक? उसके बाद आपका नेक्स्ट आपका है वित्त मंत्रालय भारत सरकार के जन दर्शक ऐप के अनुसार उत्तराखंड में कोई भी गाँव बैंकिंग सुविधा से वंचित नहीं है। तो यानी उत्तराखंड में का कोई भी गाँव जो है बैंकिंग सुविधा से वंचित नहीं है। एक प्रश्न आपसे ये पूछा जा सकता है। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि जन धन दर्शक ऐप जो है वो क्या है? ठीक? तो बहुत बढ़िया से इकोनॉमिक सर्वे को कीजिएगा आप, 1 साल तक आपको फिर कोई भी जो है नया डेटा इसमें करना नहीं पड़ेगा, और आजकल सवाल इससे पूछे भी जा रहे हैं, तो जो-जो बातें आपको बताई जा रही हैं, उनको आप जो है ज़रूर जो है अमल में लाइएगा। और इकोनॉमिक सर्वे से हो सकता है कि किसी पेपर में आपके बहुत सारे प्रश्न देखने को मिल जाएँ, जैसे लोअर परीक्षा में आपके 4 या 5 प्रश्न आपको देखने को मिल गए थे। बहुत मेहनत से इसको जो है आपके लिए बनाया गया है, और हम चाहते हैं कि उससे दुगनी मेहनत से जो है आप इसके नोट्स बनाइए और इसको याद कीजिए। उसके बाद जो बैंकों की व्यापारिक मात्रा है, ये डेटा आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है।
आप बस इतना ध्यान दीजिए कि जो उत्तराखंड में जो टोटल डिपॉज़िट जमा होता है, जमा होता है, उसमें सर्वाधिक मात्रा किस बैंकों के द्वारा सर्वाधिक योगदान कौन से बैंकों के तहत किया जाता है? सबसे ज़्यादा जमा आपका किसमें होता है आपका? सार्वजनिक बैंक। जमा में सबसे ज़्यादा योगदान कौन करते हैं? सार्वजनिक बैंक। उसके बाद आपके कौन से करते हैं? निजी बैंक। उसके बाद आपसे कौन से करते हैं? सहकारी बैंक और उसके बाद कौन से करते हैं आपके रीजनल रूरल बैंक। आरआरबी तो वैसे भी अब सरकार ने डिसाइड कर दिया कि हर जो राज्य होगा वहाँ पर केवल एक आरआरबी होगा, तो आरआरबी आपका सबसे लास्ट में वैसे ही हो जाएगा। सार्वजनिक है, उसके बाद निजी है, फिर सहकारी है, फिर आरआरबी। एक बार मिला लीजिएगा, सबसे ज़्यादा आपका सार्वजनिक है 68.23, इसका डेटा याद करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करें आरआरबी का, वो 3.57 है, ये भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। सहकारी है 6.56 और निजी बैंक है 19.89%। तो ये लिखने की ना आपको नोट्स में ज़रूरत है, ना याद याद करने की ज़रूरत है। बस इतना याद करिए, सार्वजनिक, निजी, सहकारी और आरआरबी। अगला जो डेटा है वो याद करने की ज़रूरत है आपको, वो है कि बैंकों द्वारा जो जमा राशि है, उसमें कितना प्रतिशत की वृद्धि की गई है, हुई है, ये है आपका 9.56% की वृद्धि हुई है, तो इसको ज़रूर आप याद कर लीजिए। ठीक? चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। डिजिटल लेन-देन में क्या-क्या प्रगति हुई है, इसके अंदर जो आपके पॉइंट्स होंगे उसको हम इसके तहत डिस्कस करेंगे। पहला आपका है ग्रामीण आधारभूत अवसंरचना विकास। देखिए क्या है ये? भारत सरकार द्वारा नाबार्ड में 1955-1956 में ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास निधि की स्थापना की गई। तो डायरेक्ट सवाल आपसे बन सकता है इकोनॉमिक्स में वैसे भी कि ग्रामीण आधारभूत अवसंरचना विकास निधि क्या है? ठीक? इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार तथा राज्य के स्वामित्व वाले नियमों की चल रही आधारभूत संरचना संबंधी योजनाओं को पूर्ण करने तथा कुछ चुने हुए क्षेत्रों में नई परियोजनाओं को शुरू करने के लिए रियायती ऋण दिए जाते हैं। आपको ये सब याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस इतना याद रखना कि जो है ग्रामीण आधारभूत अवसंरचना विकास निधि जो है भारत सरकार द्वारा नाबार्ड के तहत चलाई गई निधि है। इसकी स्थापना की गई थी 1995 से 1996 के बीच में। नाम से पता लग रहा है ग्रामीण आधारभूत अवसंरचना विकास, यानी रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करने के लिए इसको स्टार्ट किया गया था। बाकी यार नीचे का याद करने की, नाम कहानी लिखने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट आपका है नीडा, नाबार्ड अवसंरचना विकास सहायता। ठीक है, नीडा हो सकता है आपसे प्रश्न पूछ ले नीडा है क्या? वहां पर समझ में नहीं आएगा, नीडा कभी सुना ही नहीं होगा। तो देख लिए नीडा है क्या? नाबार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट असिस्टेंस। तो इसकी फुल फॉर्म है नाबार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट असिस्टेंस। और इसके तहत जो है नीडा के तहत जो है इसके तहत जो है पिटकुल के दो प्रोजेक्ट दिए गए हैं। यानी जो है इसके तहत जो है पिटकुल यानी नीडा को जो है उत्तराखंड में पिटकुल के 2 प्रोजेक्टों को डेवलप करने की ज़िम्मेदारी दी गई है। उसके बाद नेक्स्ट आपका है खाद्य प्रसंस्करण निधि, फूड प्रोसेसिंग फंड। इसके अंतर्गत पतंजलि मेगा फूड पार्क की इकाइयों को स्थापित करने के लिए क्या दी गई है? सहायता दी गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे, छोड़ भी सकते हो इसको आप। लेकिन ऊपर वाला याद कर लेना नीडा। उसके बाद आपका है वेरी इंपॉर्टेंट प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत माइक्रो इरिगेशन फंड। ये जो योजना स्टार्ट की गई थी, ये की गई थी 1 जुलाई 2015 को। इसका उद्देश्य क्या है? सिंचाई का दायरा बढ़ाना, हर घर खेत को पानी तथा पानी के प्रयोग की दक्षता को बढ़ाना, जो प्रधानमंत्री जी आपके बोल चुके हैं, पर ड्रॉप मोर क्रॉप। तो इसको याद करना, ये कब आपकी शुरू हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट आपका है निवेश ऋण सब्सिडी स्कीम। भारत सरकार की एक अन्य योजना, इसको याद करना, जो निवेश ऋण सब्सिडी स्कीम है, ये जो आपकी है कृषि क्लिनिक और कृषि व्यापार केंद्र योजना भी राज्य में संचालित की जा रही है, जिसके लिए नाबार्ड के माध्यम से अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है। तो आपसे प्रश्न आ सकता है कि कृषि क्लिनिक और कृषि व्यापार केंद्र योजना किसके द्वारा संचालित की जा रही है? नाबार्ड के द्वारा। उसके बाद आपका है नेव कौन सी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। देखिए ये नाबार्डे लिख दिया है, नाबार्ड हो गए, ठीक? यह नाबार्ड की एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, यानी नेपकॉन्स क्या क्या है आपकी? नाबार्ड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है और कृषि ग्रामीण विकास और इससे संबंधित क्षेत्रों में परामर्श प्रदान करती है, ठीक है? और उत्तराखंड में जो नेपकॉन्स है, इसके तहत निम्नलिखित कार्य किए जा रहे हैं। देखिए कितने महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से निकल करके आते हैं। पहला आपका है उत्तराखंड वन विभाग के लिए ग्रीन इंडिया मिशन के अंतर्गत एक योजना तैयार करना। डायरेक्ट सवाल आपसे पूछा जा सकता है, ग्रीन इंडिया मिशन क्या है? क्या है? उत्तराखंड वन विभाग के द्वारा चलाई गई क्या एक स्कीम है, जिसको तैयार किसने किया है? नेपकॉन्स ने। उसके बाद है हिमालय फूड पार्क।
हिमालय फूड पार्क परियोजना कहाँ संचालित की जा रही है? काशीपुर। उसका क्या करना है इसको? इवोल्यूशन या मूल्यांकन। उसके बाद आपका है संकर पशु प्रजनन केंद्र। संकर पशु प्रजनन जो केंद्र है, वो कहाँ स्थापित है आपका? कालसी में। इसके लिए भी आपको क्या करनी है? इसको एक विस्तृत रिपोर्ट बनानी है। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सहकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे विश्व की सबसे बड़ी अनाज मंडी योजना के तहत सहसपुर पैक्स के लिए अनाज भंडारण की स्थापना। ये सहसपुर जो आपका कहाँ है? देहरादून। तो ये प्रश्न आ सकता है कि विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना के तहत जो है अनाज भंडारण की स्थापना कहाँ की जा रही है? सहसपुर, देहरादून। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक। उसके बाद नेक्स्ट आपका है नाबार्ड की एक अन्य महत्वपूर्ण जो स्कीम है, ये आपकी है एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। केवल ईयर याद करिएगा, डेट याद करने की जरूरत नहीं है। ये आपका है 2020, और जो इसको चलाया गया है वो चलाया गया आपका है आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत। देखते हैं इस योजना के तहत किया क्या जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट ढांचे और सामुदायिक कृषि हेतु 3% की दर पर 7 वर्ष के अधिकतम समय के लिए मध्यम एवं दीर्घ अवधि का ऋण उपलब्ध है। तो इतना डिटेल तो पूछेगा नहीं, लेकिन तब भी देख लेना, जो ऋण का दर है वो है 3%, और कितने के लिए दिया जा रहा है आपका? 7% की 7 वर्ष के लिए ऋण दिया जा रहा है। उसके बाद आपका है इसको आप देख लीजिएगा, वर्ल्ड लार्जेस्ट डिसेंट्रलाइज्ड, ये सेंट्रलाइज्ड है, सेंट्रलाइज्ड एन होगा ये, डिसेंट्रलाइज्ड ग्रेन स्टोरेज प्रोग्राम के अंतर्गत उत्तराखंड के सहसपुर पैक्स देहरादून द्वारा 1.28 करोड़ की लागत से बनाए जा रहे साइलो गोदाम हेतु 3% ब्याज छूट का लाभ दिया जा रहा है। बस आपको इतना याद रखना है कि ये जो प्रोग्राम आपका है वो कहाँ हो रहा है? आपका सहसपुर, देहरादून, जिसके तहत जो है आपका एक साइलो या गोदाम की स्थापना आपकी की जा रही है, जो मैंने आपको इसके पहले बताया भी था, सहसपुर। उसके बाद है वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन स्कीम। इसके तहत जो है एक आपको 800 करोड़ का जो है एक फंड दिया जा रहा है, जिसका उद्देश्य है भारत सरकार के ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड के दौरान उच्च जीवन स्तर को सतत रूप से बनाए रखने का प्रयास को बढ़ावा देने हेतु हेतु ठीक। इस स्कीम के तहत नाबार्ड सभी पात्र वित्तीय संस्थानों, वाणिज्यिक क्षेत्रों, ग्रामीण बैंकों, सहकारी बैंकों सहित को ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता क्षेत्र को ऋण प्रवाह हेतु पुनर्वित्त प्रदान करेगा। बस आपको इतना याद रखना है कि वाटर सैनिटेशन और हाइजीन स्कीम है, ये जो है नाबार्ड के द्वारा चलाई जा रही है, और इसके तहत जो है स्वच्छता है, तो स्वच्छता को बनाए रखने के लिए स्कीम आपकी लाई गई है। बाकी इतना याद करने की आपको आवश्यकता नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट आपका है लास्ट, महासंघों को ऋण सुविधा। नाबार्ड जो है उत्तराखंड राज्य सहकारी संघ को जो है कितने करोड़ रुपए मंजूर किए नाबार्ड ने? 100 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। तो इसको आप इसमें ध्यान रखिएगा। तो जो मैं आपको कट कर दे रहा हूँ, उनको याद करने की इसमें आवश्यकता नहीं है। जो आपके लिए केवल मैं जो आपसे बोल रहा हूँ कि इसको आप मत लिखिए, उसको नोट करने की आवश्यकता नहीं, इतना लंबा याद करने की आवश्यकता नहीं। बस इतना दिमाग में रखना कि वाटर सैनिटेशन हाइजीन के लिए जो पुनर्वित्त स्कीम है, इसके तहत जो आपको फंडिंग हो रही है, जो फंडिंग हो रही है किसके द्वारा हो रही है? आपकी नाबार्ड के द्वारा। इतना याद कर लीजिएगा बस। ठीक है? तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जल्द कीजिए चैनल को। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। स्टार्टिंग में आपको भले ही इसमें समय लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि अगर किसी पेपर में इससे सवाल आ गए, तो भर-भर के इससे सवाल आ सकते हैं। और आज का जो आपका ये इकोनॉमिक सर्वे था, इसमें मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई चीज़ नहीं थी, तो मैंने वो चीज़ आपको नहीं करवाई। जहाँ-जहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है, वहाँ पर आप इसको नोट करते हुए चलिएगा। चलिए, वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।